नमस्कार, किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। मैं हूं रहित राकेश टंडन। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। चुनाव आयोग ने कोरोना प्रतिबंधों को 11 फरवरी तक के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ छूट भी दी गई है, लिहाजा सभी दल वर्चुअल रैलीज के सहारे वोटर्स को साधने की कोशिश में लगे। सवाल कुर्सी का सामने है, सत्ता की कुर्सी। सत्ता पाने के लिए सभी जतन किए जा रहे हैं। वार पलटवार भी काफी तीखा होता जा रहा है, तो वहीं जनता भी सब समझ रही। किस्सा कुर्सी में आपको नेताओं के सियासी दांव तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ जनता के मन की बात भी आपको सुनवाएंगे। आखिर चुनाव का सारा दारोमदार तो जनता जनार्दन पर ही टिका हुआ है। यूपी चुनाव को लेकर यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी पहले से एक्टिव थे, या ये कहें उन्होंने खुद यूपी की कमान अपने हाथों में ले रखी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली वर्चुअल रैली करते हुए यूपी के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं को संबोधित किया। इस रैली में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दंगों को लेकर एसपी सरकार पर निशाना भी साधा। पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये पहली वर्चुअल रैली थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर कई दिग्गजों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। इस लिहाज से आज का दिन बड़े नेताओं के लिए सियासी मंडे रहा। दिग्गजों ने मुहूर्त देखकर नामांकन भरा। यूपी में अखिलेश और एसपी बघेल से लेकर पंजाब में सीएम चन्नी, पूर्व सीएम कैप्टन सुखबीर सिंह बादल, सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार के रूप में 95 साल के प्रकाश सिंह बादल ने भी चुनावी पर्चा भर दिया है।
आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं और 6 तस्वीरों से समझिए कि आज कैसे वीवीआईपीज और हाई प्रोफाइल लोगों ने अपना नामांकन किया। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक सीट मैनपुरी की करहल बन गई है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं करहल विधानसभा सीट से। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की जनता के और यहां के विधायक का और यहां के संगठन के लोगों ने जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है। इलाका है, शोषितों का इलाका है, पीड़ितों का इलाका है, वंचितों का इलाका है, पिटे हुओं का इलाका है, लुटे हुओं का इलाका है, दबाए हुए लोगों का इलाका है और ये सब लोग इकट्ठे होकर के अब इस चुनाव को जीतेंगे। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल ने ताल ठोक दिया। देख सकते हैं एसपी सिंह बघेल अभी यहाँ पर्चा दाखिल करके पहुंचे हैं। एसपी सिंह बघेल साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो किला था समाजवादी पार्टी का वो ध्वस्त होगा। इससे पहले कन्नौज भी ध्वस्त हुआ। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में प्रभावी मतदाताओं से संवाद में हिस्सा लिया। योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण के साथ ही कोरोना काल में घरों में दुबके रहने का आरोप लगाने का इशारा भी किया। सीएम योगी ने आगरा में गोकुल जाट का भी जिक्र किया। कहा कि आगरा महापराक्रमी योद्धा गोकुल जाट की भी भूमि है। गोकुल जाट ने मुगल बादशाह औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। योगी ने विपक्ष पर गोकुल जाट को भुला देने का आरोप भी लगाया। कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश ने गोकुल जाट को भुला दिया और औरंगजेब का सम्मान करने में जुटी रही। आगरा में भी योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पार्टी की सरकार तो आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंगजेब के नाम पर। हमने कहा म्यूजियम औरंगजेब के नाम पर नहीं बन सकता। आगरा का म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनेगा और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था। आगरा वंचित रह जाता था। आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा चुनाव मथुरा के बाद अहम माना जा रहा है। आगरा ग्रामीण रिजर्व सीट पर उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बेबी रानी मौर्य से बात की हमारी सहयोगी उर्वशी खुना ने। इलेक्शंस को लेकर जिस तरह से हर जगह हसल बसल दिखाई दे रही है, ऐसे में आगरा की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और उसमें खास कर आगरा रूरल सीट बात करें, वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो खास करके मेरे साथ बेबी रानी मौर्य जुड़ी हैं बीजेपी से। उत्तराखंड की गवर्नर थी, यहाँ से जो है अब कंटेस्ट कर रही हैं। मैम नमस्कार। जनता बड़ी अमेज्ड है, गवर्नरशिप को छोड़कर यहाँ से कंटेस्ट करना, किस तरह से आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जब जो दायित्व ठीक समझती है वो अपने कार्यकर्ताओं को देती है। पार्टी को लगा कि मैं चुनाव लड़ सकती हूँ तो उन्होंने कहा आप चुनाव लड़िए, तो ठीक चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैं तो वैसे पहले से ही पॉलिटिक्स में तो थी, आगरा की मेयर रही, फिर 2007 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा मैंने और बहुत सारे चुनाव लड़ाई भी।
तो मुझे ज़्यादा वो नहीं लग रहा कि मैं क्यों छोड़ आई राज्यपाल का पद। अच्छा लग रहा है, सेवा करना मेरा भाव भी था, लोगों की सेवा करना मेरी फितरत में कहिए या मेरा पैशन था। बचपन से ही मुझे लगता था कि लोगों की सेवा करनी चाहिए और सेवा करने में आनंद भी बहुत आता है मुझे, तो मुझे उसे जाने का कोई दुख नहीं है। देखिए, वो भी हमारी कार्यकर्ता ही थी। हो सकता है कि उन्होंने जो जनता जितना चाहती थी उनकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई, शायद काम तो उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन जनता काम चाहती है, विकास के कार्य चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे योगी जी, मोदी जी सभी विकास के कार्य में बिल्कुल एकजुट होकर कर रहे हैं, तो कार्य तो हो रहे हैं और भी होंगे, तो इसमें इनकम्बेंसी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है अभी। आज मैं अर्बन में ही थी थोड़ा, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारी महिलाओं से मिल के आ रही हूँ मैं अभी। और ग्रामीण में तो बहुत सरलता है, हमारा ग्रामीण जो नागरिक कहिए या वहाँ के लोग कहिए बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा कोई मन में उनके बैर जैसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। सभी कह रहे हैं कि नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और आपको वोट करेंगे हम। पश्चिमी यूपी का ऐतिहासिक स्थल है आगरा, ऊपर से बीजेपी के दिग्गजों के लगातार आगरा में चुनाव प्रचार से आगरा की सभी 9 विधानसभा सीटें चुनावी लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग भी बनी हुई है। इस लिहाज से ताजमहल का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। ताजमहल से देखिए उर्वशी खोना की ये खास रिपोर्ट है। की नगरी आगरा में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्शंस को लेकर जो है बहुत ही ज्यादा हीटेड एनवायरनमेंट है। आगरा की अगर हम बात करें तो जहाँ पे बहुत सारी तैयारियां अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, वहीं आइए ताजमहल जो एक आइकॉनिक जगह है वहाँ आजू बाजू रह रहे लोगों से बातचीत करते हैं। हम फिलहाल मेहताब बाग ताज व्यू पॉइंट आकर पहुंचे हैं। सर, हम आज जो देखते हैं तो ताजमहल की अपने आप में एक बहुत अलग ही ऐसी पहचान है। क्या पिछले कुछ सालों में ताजमहल को लेकर क्या चीजें कुछ चेंज हुई हैं? क्या कुछ अलग बदलाव हुआ है इलेक्शंस में? इस बार आप किस तरह से देखते हैं वोटिंग को लेकर? यही हुआ है, चेंज ये हुआ है। मेहताब बाग था इधर, इस साल से सब लोग आते हैं, बड़े बड़े दूर के लोग आते हैं, और जो मोदी जी ने किया है वो अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है। और जो करते हैं, जो अच्छा ही करती है सरकार कभी गलती नहीं करती है। ये तो आम आदमी गलत कराता है, कहने का मतलब है। मेहताब बाग में मैं अपनी रोजी कमाता हूँ, कैबिन चलाता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। रोटी चल रही है और क्या है, जो पहले काम था वो अब नहीं है। इंसान अपना पेट पाल लिया और कुछ नहीं है। अब जो पहले आमदनी थी वो अब कुछ नहीं है। मेरा पहले जमने में ऊँट चलता था, बैग साथ से मेरा यहाँ पे कर दिया, वहाँ पे मेरा धंधा चलता, मेरे बच्चे पलते थे, मेरी बीवी की टीबी बीमारी थी, इसको मैं इलाज करता, वहीं से कराता था इलाज। आज मेरी बीवी की दवाई तक नहीं हो रही है। मैं वहाँ चलता जैसे जमना नेबर में, तो वहाँ से मैं ऊपर कर दिया हूँ। 40 साल हो गई काम करते करते। हमारे बच्चे भी यहीं से पले हैं सब मैडम, और 40 साल हो गई काम करते करते। ये कई ऊँट ले आए, कई मर गए, कई चले गए, इसी से पालन करते हैं। हम कुछ और काम जानते नहीं है। अभी ये भी बंद है, इसका भी पेट नहीं पल रहा है अब तो। यहाँ पर किसी ताजमहल में जो है मरम्मत हो गई है, अच्छा बन गया पहले से, और बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। टिकट भी बहुत महंगी हो गई इसकी। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रिठानी के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग की पाबंदियां जारी रहेंगी। कोरोना के चलते आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी। हालांकि राजनीतिक दलों को कुछ रियायत भी दी गई। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस क्या कह रही है, ये आपको बताते हैं। रैली और जुलूस, जी हां, ये हम आपको दिखाएंगे क्या क्या इलेक्शन कमीशन ने राहत दी है। आपको हम बताएंगे कि रैली जुलूस पाबंदियों पर इलेक्शन कमीशन ने बैठक की। चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। 11 फरवरी तक रैली रोड शो पर रोक जारी रहेगी। कोरोना मामले घटने पर चुनाव आयोग ने ढील दी है। वॉल पर लेके चलते हैं। जी हां, चुनाव राज्यों में पाबंदियां जारी रहेंगी। चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। 11 फरवरी तक रैली रोड शो पर भी रोक जारी रहेगी।
कोरोना मामले घटने पर चुनाव आयोग ने थोड़ी सी ढील दी है प्रत्याशियों को और राजनीतिक दलों को। इसी ने 1000 लोगों की सभा की इजाजत दे दी। चुनाव में क्या क्या डील है? डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग हिस्सा ले सकते हैं, पहले महज 10 लोग थे। इंडोर बैठक में 500 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। ये रियायत दी गई है और रियायत इसलिए दी गई है कि अब केसेस कम हैं, केसेस डाउन गए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कोविड का था वो नीचे गया है, इसलिए थोड़ी रियायत इलेक्शन कमीशन ने दी है राजनीतिक दलों को। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी के नोएडा में घर घर अभियान शुरू कर दिया। नोएडा पहुंची प्रियंका गांधी ने पहले कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों पर हमला भी बोला। कहा कि सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी के वादे सिर्फ और सिर्फ जुमला थे। स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिता की सीट से वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेगी। मौर्य बीजेपी के सांसद हैं बदायूं से। मैम, क्या इश्यूज हैं जिनको लेकर पार्टी चुनावों में जा रही है? क्योंकि जो पूरा चुनावी समर है वो लगता है कि वो 2 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार में पिछले 7-7.5 सालों में बहुत विकास के कार्य किए और वो विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में भी पहुंचा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से जन जन तक पहुंचा है। उस विकास के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैम, आपके जो पिताश्री हैं उन्होंने एसपी को ज्वाइन कर लिया है, वो लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर। आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मतलब घर में? बिल्कुल नहीं, घर में बिल्कुल भी कंट्रडिक्शन नहीं है। और रही बात पिताजी की, तो पिताजी ने मुद्दे को साफ रखा है कि आरक्षण में कहीं ना कहीं आरक्षण जो हमारा दलितों का, पिछड़ों का अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा था। तो वो पूरे सबूत के साथ में जनता के सामने आए हैं और उन्होंने हर चीज को दिखाया है कि किस तरह से आरक्षण को एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित तौर पर पिताजी दलितों, पिछड़ों, शोषितों की राजनीति शुरुआती दौर से लेकर के कर रहे हैं और आज तक वो उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज का एक माध्यम है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। उसके आगे बढ़ने के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया, जैसा कि उन्होंने सबके सामने स्पष्ट रूप से बोला है। आपको भी लगता है कि रिजर्वेशन डाइल्यूट हो रहा है मैम? मुझे ही क्यों, तमाम मीडिया बंधुओं ने भी इस चीज को प्रिंट मीडिया में भी छापा है और छापा ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने एक बार फटकार तक लगाई है, उसका भी प्रिंट आउट है, बहुतों के पास है और हमारे पास भी है। कहीं न कहीं दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो मैं भी यहाँ पर सदन में होने के साथ साथ मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा में भी सदस्य हूँ कमेटी में, तो उस माध्यम से भी हम लोगों ने बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी के कानों तक जो बात पहुंचती है, अभी तक हमें सकारात्मक रिस्पांस मिला है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर भी हमें सकारात्मक निर्णय मिलेगा। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बीजेपी आपकी बात सुनेगी? आप कैंपेन में जाएंगी मैम, क्योंकि जाहिर है आप एक फेस हैं, महिलाओं को आगे किया जा रहा है बीजेपी तरफ से, आप कैंपेन करेंगी बीजेपी की? मैं कैंपेन करूंगी क्या, मैं कर रही हूं। मैं अपनी लोकसभा में अभी होकर के आई हूं और हमारी लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें निकल रही हैं, 6 की 6। अगर 19-20 होता है तो 5 तो हम जीत ही रहे हैं। पटरौना में भी आप जाएंगी? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से अपनी फर्स्ट इंटरव्यू में ही बोल दिया था कि परिवार अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी ऊंची सोच वाली पार्टी है, वो परिवार को एक करने वाली पार्टी है, तो वो परिवार में विभाजन नहीं करेगी और इसलिए वो हमें पिताजी के कैंपेन में नहीं भेजेगी। और अगर इन केस कहीं हमें आदेश होता है तो निश्चित तौर पर मैं शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगी और मैं पिताजी के अगेंस्ट में प्रचार करने नहीं जाऊंगी। थैंक यू मैम।
तो ये थे संघमित्रा मौर्य जी, साफ तौर पर कहते हुए कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है और वो पार्टी के लिए कैंपेन भी करेंगी, लेकिन वो अपने परिवार, अपने पिताजी के खिलाफ पडरौना जिस सीट से वो लड़ रहे हैं वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। गोरखपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया है। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद चंद्रशेखर रावण ने भी गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद गोरखपुर सीट काफी हॉट मानी जा रही है। चंद्रशेखर रावण से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने, सुनिए। हो गया है, क्या लग रहा है, किस तरह की रणनीति यहाँ बनने वाली है और आप गोरखपुर को ही क्यों चुने? देखिए, मैंने तो गोरखपुर नहीं चुना, मैंने चुना था जहां से मुख्यमंत्री लड़ेंगे। जब उन्होंने बात की अयोध्या की तो हमने अयोध्या तैयार करा लिया, जब उन्होंने बात की मथुरा की हमने मथुरा तैयार करा लिया, लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने चौथा गेयर लगाया और वो वापस आ गए गोरखपुर। और गोरखपुर में भी परिसीमन उन्होंने अपनी मर्जी से कराया कि जो माइनॉरिटी का वोट था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। गोरखपुर की जनता तैयार है, वो लड़ने वाला नेता चाहती है। उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। 1971 में TN सिंह जी को हरा के उन्होंने बताया था कि जब जनता विद्रोही होती है तो अच्छे अच्छे शासक की कमर टूट जाती है। हमने गोरखपुर उपचुनाव देखा, उसमें भी हमने हारते देखा। अब हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि अगर विपक्ष वॉकआउट देना चाहेगा मुख्यमंत्री जी को कि आसान सदन में आ जाएं, तो ये नहीं होगा। जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल सताया वो सदन में नहीं जाएंगे। उनको हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद यहाँ। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी चुनाव में कुछ गाने सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं। इनमें बीजेपी सांसद रवि किशन के गाए यूपी में सब बात गाने ने भी सुर्खियां बटोरी है। यूपी चुनाव को लेकर रवि किशन से बात की हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने। आपने जो गाना गाया कि यूपी में सब बात, उसको लेकर कई गाने भी चले। हाँ, हमने तो देखिए हमारी सरकार के 5 साल के कार्य को 5 मिनट के गाने में विजुअली दिखाया और मेरे गाने में शब्दों के साथ पीछे मेरे सरकार के कार्य भी चल रहे थे कि योगी महाराज जी ने क्या क्या काम किया, केंद्र सरकार ने काम किया। विपक्ष अभी उसमें पेड सिंगरों को पैसा दे के गवा रहा है, नकारात्मक राजनीति कर रहा है। हमने तो सकारात्मक गाना गाया था, वो नकारात्मक गाना गाया हमने कि जे कबो न रहल उ अब्बा, मतलब 70 साल में कुछ नहीं था। एक बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, दंगाइयों का राज था, माफियाओं का राज था उत्तर प्रदेश, जहां मेडिकल सेवाएं नहीं थी, जहां एजुकेशन हब नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, ना पानी था, कीड़े मकोड़े की तरह ग्रामीण मरते थे, किसान लोग आत्महत्या करते थे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने यूपी चुनाव के लिए अपनी पार्टी से 5 उम्मीदवारों की घोषणा की। ओपी राजभर खुद गाजीपुर की जाराबाद सीट से लड़ेंगे चुनाव, जबकि उनके बेटे अरविंद राजभर वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ओपी राजभर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आकाश यादव ने। जी, मैं जानना चाहूंगा कि वो 5 सीटों का नाम एक बार फिर से आप बताएं। देखिए, जहूराबाद गाजीपुर ओम प्रकाश राजभर, सुनील अर्कबंसी संडीला हरदोई, मनोज राजबंशी मिश्रिक सीतापुर, ललिता पासवान बलहा बहराइच, अरविंद राजभर शिवपुर बनारस और 1 दर्जन से ज्यादा सीटों की घोषणा कुछ दिन में करेंगे। शिवपुर किस्सा कुर्सी का में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।